हाँ, वेलकम टू सीआरएन। आज करेंट अफेयर 2 सितंबर और ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला न्यूज है कि एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय है भारत का, उसने बोला है कि जो चीन की आर्मी पीएल है, आर्मी पीपल लिबरेशन आर्मी, उसने दोबारा से बॉर्डर पे प्रोवोकेटिव एक्शन किया है, उत्तेजक कार्रवाई किया है, जिसका कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जवाब दिया है। तो इन्हीं घटनाओं से रिलेटेड जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसे उठाया है। तो पहला है, इसके सही विकल्प चुने। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को जो 1914 में खींची गई थी, उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि पीएलए रक्षा व्यय दुनिया में सबसे दूसरा बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा रक्षा व्यय करता है, पीपल लिबरेशन आर्मी। और तीसरा है, रक्षा व्यय में अमेरिका शीर्ष पे है और भारत का रक्षा बजट विश्व का तीसरा सबसे सबसे बड़ा रक्षा व्यय है। तो इसमें से सारे सही है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा 1914 में जो खींचा गया था वो मैकमोहन लाइन है। एक्चुअली उस समय इंडिया जो ब्रिटिश शासन था और तिब्बत जो एक अलग स्टेट हुआ करता था, इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ था, उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। आज का अगला न्यूज है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता को जमानत या बेल दे दिया है। तो दिवांगना कलिता कौन है? तो दिवांगना कलिता क्या है कि पिंजड़ा तोड़ एक सोशल रिफॉर्म एक्टिविटी चल रहा है, तो उसी का एक्टिविस्ट है। पिंजड़ा तोड़ क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि महिलाओं, जो लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं और कॉलेज में जो पढ़ के जो हॉस्टल में रहती है या पीजी पे जो रहती है, तो उनके लिए कई रेस्ट्रिक्शन, जैसे सीसीटीवी कैमरे और कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, खास करके गर्ल्स के लिए। तो इनका कहना है कि गर्ल्स पे क्यों रेस्ट्रिक्शन लगे जाए, गर्ल्स को स्वतंत्र रहना चाहिए। तो उसी के अगेंस्ट में इन्हीं चीज़ों को विरोध करते हुए पिंजड़ा तोड़ सामाजिक सुधार चल रहा है, जिसके एक एक्टिविस्ट हैं दिवांगना कलिता। तो इनको सीएए के प्रोटेस्ट, जो सीएए का प्रोटेस्ट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तो उसी के प्रोटेस्ट के में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण आंदोलन की गारंटी देता है? तो वह है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, बस का मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार पहले भी मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार कवर करता है संविधान के भाग 3 में। और भाग 4 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। तो आज का अगला न्यूज है कि चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह के खंडपीठ ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के खंडपीठ ने डॉक्टर कफील खान को जमानत दे दी है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने एनएस एक्ट लगाते हुए, एनएस एक्ट जो कि 1980 में पारित हुआ था, उसको डॉक्टर कफील खान पे लगाया था, क्योंकि इन्होंने कुछ सीए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप था इनके ऊपर। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने उन्हें एनएसए 1980 में लगा के उनको बुक करके उनको जेल में रखा था। लेकिन उनके माँ ने हैबियस कॉर्पस के तहत याचिका दायर की थी, तो हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया और उनके गिरफ्तारी को अवैध माना है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट होती हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीट होती हैं, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्टियोरी, चौथा है को वारंटो और 5वां है प्रोहिबिशन। ये 5 तरह के रीट होते हैं। रीट क्या होते हैं? तो जैसे कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे हो? तो मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह के रीट जारी करने की पावर दिया हुआ है। तो इससे मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। और हैबियस कॉर्पस क्या है? तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है? एक लैटिन का वर्ड, जिसमें होता है कि शारीरिक बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब किसी को यदि पुलिस बंदी बनाता है तो उसको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में उसको शारीरिक रूप से उपस्थित करना होता है, वो हैबियस कॉर्पस है। वो कोर्ट उसको आदेश देती है कि उसको सशरीर पेश किया जाए।
तो आज का अगला जो न्यूज है कि प्रशांत भूषण को जो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अवमानना का दोषी करार दिया है, तो उसी से रिलेटेड है कि जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका कहना है कि प्रशांत भूषण की जो सजा दिया गया है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से रिलेटेड तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग, नीदरलैंड हेग में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का या वर्ल्ड कोर्ट का मुख्यालय है। अब आईसीजे के बारे में थोड़ा और बता दें, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आईसीजे में 15 जज होते हैं टोटल, जो कि उनके कार्यकाल 9 साल के लिए होता है। और इनका इंडिया का जो जज है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दलवीर भंडारी है, इंडियन जज, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। अब आज का अगला न्यूज है कि नेशनल फ्लैग राष्ट्रपति भवन पे आधा झुका के भी फहराया जा रहा है। जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, तो 7 दिवस के राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज को आधा मास्ट पे फहराया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के मुताबिक कौन सा व्यक्ति इम्पावर्ड है कि राष्ट्रीय झंडा को आधा फहराने का, शोक के मामले में आधा फहराने का आदेश देता है, तो वह है प्रेसिडेंट की सहमति से ही राष्ट्रीय झंडा को आधे मास्ट पे फहराया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। एक क्वेश्चन बनता है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कभी आया था, तो 2002 में। आज एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक द हिंदू में एक आर्टिकल आया है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी का आइडियल फॉर्म क्या है कि उसमें से पीपल, जो एडल्ट फ्रेंच, जो वैध मताधिकार होते हैं, वयस्क मताधिकार से जो व्यक्ति होते हैं, जैसे 18 साल के ऊपर वाले सारे लोग मत देते हैं, तो उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो एक पार्टी के जो समूह होता है उनको मेजोरिटी मिलता है, गवर्नमेंट बनाती है, दूसरे जिनको मेजोरिटी नहीं मिलता है वो विपक्ष में बैठते हैं। तो ये 5 साल के लिए या 4 साल के अलग अलग देशों में व्यवस्था होती है। तो ये डेमोक्रेसी का आइडियल फॉर्म है। लेकिन इस तरह का डेमोक्रेसी काम नहीं करता। डेमोक्रेसी जो आधुनिक रूप से काम कर रहा है कि पैसों से या अपने प्रभाव से लोग मत को प्रभावित कर लेते हैं और सत्ता में दाखिल हो जाते हैं। तो जो कि डेमोक्रेसी का एक गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाए। ये आर्टिकल में वर्णित है। ये आर्टिकल आप खुद पढ़ो और अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग बनाइए खुद। तो इससे रिलेटेड है कि लोकतंत्र की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो लोकतंत्र की उत्पत्ति एथेंस में हुई। एथेंस 508 बीसी में सबसे पहली बार एथेंस में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आया था। डेमोक्रेसी से रिलेटेड होगा कि डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेटोस, 2 लैटिन वर्ड से बना है। डेमोस मीन्स पीपल और क्रेटस मीन्स रूल। तो लोगों के रूल को डेमोक्रेसी बोला जाता है, डेमोस प्लस क्रेटस। आज का अगला न्यूज है कि इंडियन फोर्स या इंडिया और रसिया दोनों नौसैनिक, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं। उसका नाम है इंदिरा 2020। ये अंडमान सागर में करने वाले हैं, जो कि मलक्का स्टेट के करीब है। तो इंडिया और रसिया दोनों के बीच में ये युद्धाभ्यास होने वाला है, नौसैनिक युद्धाभ्यास। उसका नाम है इंदिरा 2020। तो ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। इसी से रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है कि मलक्का जलडमरू मध्य, मलक्का स्टेट जो है किन 2 देशों को अलग करता है, तो वह है मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। जैसे पाक स्टेट होता है, पाक जलडमरू मध्य, तो इंडिया और जो एक श्रीलंका के बीच में एक जो जल राशि है, इसको पाक स्टेट बोलते हैं। तो उस तरह से मलक्का स्टेट है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। ये है पाक स्टेट। तो इस तरह से जो ये देखो मलेशिया है, ये इंडोनेशिया, तो ये दोनों के बीच में जो जल राशि है आपका ये है मलक्का स्टेट। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। आज का अगला न्यूज है कि मॉनसून सेशन जो कोविड की वजह से देरी हो गई थी, अभी चालू होने वाला है। वो 14 सितंबर से मॉनसून सेशन चालू होने वाला है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि 2 संसदीय सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर क्या होना चाहिए। तो 2 संसदीय सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार 6 माह से अंतर 2 सेशन के बीच से नहीं होना चाहिए। अब इससे है कि पार्लियामेंट में के लिए कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन। पहला होता है बजट सेशन, जो कि जनवरी से लेके
मई तक चलता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन जो जून जुलाई से लेके अगस्त तक चलता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये आपके क्वेश्चन हुए ट्रेडिशनल क्वेश्चन। आज के अगला जो न्यूज है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो एफिलिएटेड स्वदेशी जागरण मंच है, स्वदेशी जागरण मंच, उसका कहना है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया ने 74% एफडीआई अलाउ किया ऑटोमेटिक रूट से, वो देश हित में नहीं है। ध्यान से सुनना, आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशों जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया ने ऑटोमेटिक रूट से 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। एक करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए। अब इसी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बनता है कि किसके परमिशन की जरूरत नहीं होती यदि एफडीआई में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है, तो वह आरबीआई। आरबीआई के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ता यदि एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है। एक्चुअली एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक, और दूसरा होता है अप्रूवल रूट, 2 रूट के थ्रू आता है। तो अप्रूवल रूट के थ्रू जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन है, वहाँ आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और जहाँ ऑटोमेटिक परमिशन है, वहाँ आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आज के अगला जो खेल से रिलेटेड न्यूज है कि वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु ने थॉमस और उबेर कैप जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाला है ऑर्थस डेनमार्क में, उससे अलग होने का घोषणा किया है। तो वर्ल्ड थॉमस कप और उबेर कप। तो हु इज द करेंट टाइटल होल्डर ऑफ थॉमस एंड उबेर कप? विश्व अभी मौजूदा टाइटल होल्डर कौन सा देश है? तो वह चाइना। थॉमस कप मेन से रिलेटेड है, मेन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, और उबेर कप वुमेन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने आंसर दिए हुए हैं। एंड इसी तरह से करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और साथ साथ में कंसेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। इफ यू लाइक दिस चैनल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्जाम, फॉर करंट अफेयर्स एज वेल एज ट्रेडिशनल क्वेश्चन। सब्सक्राइब it and have a guarantee for maximum coverage. Thank you.